Good evening, everyone. I am Dr. Nupur Gupta, obstetrician and gynecologist from Well Women Clinic, having a work experience of more than 2 decades. I work as a director in the Department of Obstetrics and Gynecology at Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. Every year, more than 20 million infants are born with low birth weight. And every year, 3.6 million infants die during neonatal period. And more than one-third of child deaths are thought to be attributable to maternal and child undernutrition. So you can imagine how vast is the problem. We all know that during pregnancy, your baby's development is one of the most important things on your mind. There is so much information about what to eat, what not to eat, but about what you should eat, which is best for your baby, is all that matters. While you are pregnant, your baby gets all its nutrition from you. So, what you eat has a huge impact on this process. It is important to make sure you are eating the right food in the best quantities to promote healthy growth and development in your unborn child. And research has shown that nutrition which is given to babies while they are developing can impact their health for the rest of their lives. So how do you know what to eat during pregnancy to make sure that you and your baby have a happy and healthy time? To discuss more about nutrients, micronutrients, macronutrients, we have with us today Anjali Datta. So welcome Anjali to the live Facebook today. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving me this opportunity. Yes. So Anjali is MSc in Food and Nutrition, working as a nutrition specialist for kids and moms. She has completed her internship from Fortis Hospital, Shalimar Bagh, and has 3 years to her experience. So we will start our first session by talking about what are micronutrients. So Anjali, can you just briefly let us know that what are micronutrients? जनरली जब भी न्यूट्रिएंट्स की बात आती है तो मेनली वी फोकस ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर फोकस नहीं करते. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स जिनकी जो रिक्वायरमेंट हमको होती है बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, इसीलिए उनको माइक्रो बोलते हैं. बट दे आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ, इम्यूनिटी. ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो. अगर ये हमारी डाइट में नहीं होंगे तो हमको बहुत सारी डेफिशिएंसीज आएंगी. दे आर रिक्वायरिंग वेरी स्मॉल एंड क्वांटिटी, बट दे आर वेरी एसेंशियल इन आवर डाइट. तो इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये हमको बहुत स्मॉल अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है. जनरली हमको इसको बहुत बिग अमाउंट में लेने की जरूरत नहीं है. हमको डाइट से बहुत बिग अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में लेने की जरूरत नहीं है. अगर हम इसको स्मॉल अमाउंट में भी लेते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है. दे आर रिक्वायरिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. तो फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है अंजलि? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट. हमारी डाइट में ये मेन एनर्जी का सोर्स होते हैं. जब भी किसी फीमेल को या उसकी फैमिली को पता चलता है शी इज प्रेग्नेंट, तो सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी उसकी डाइट में बढ़ा दिया जाता है. और इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी जनरली हम लोग कैलोरी के इंटेक पे ज्यादा फोकस करते हैं कि कैलोरी की मात्रा बढ़ा दें. फीमेल्स का जनरली फूड का इंटेक बढ़ा दिया जाता है, बट हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी प्रोटीन को भी नेग्लेक्ट कर जाते हैं. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो रिक्वायरमेंट है, बट एज वेल एज हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट है. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तो सभी की नीड है. हाँ, बट साथ ही हम ये भूल जाते हैं कि एक्सेस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट कैन स्टिल लीड टू अंडर न्यूट्रिशन. तो कहने को तो हम बहुत कुछ खा रहे हैं, हमारी डाइट भी अच्छी है, कैलोरी भी अच्छी है, नीड भी बढ़ गई, बट अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या मेल न्यूट्रिशन. तो जब माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है अंजलि, उसको हम हिडन हंगर या माइक्रोन्यूट्रिएंट मेल न्यूट्रिशन भी कहते हैं. तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है, जब भी हमको कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमको भूख लगती है. हमको पता चलता है कि हमारी बॉडी को कैलोरी की रिक्वायरमेंट है.
बट वहीं जब हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हमको रिक्वायरमेंट है, बट हमको उसके लिए ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, हमको भूख नहीं लगेगी। सो इट्स लाइक अ हिडन हंगर। ये एपेटाइट के रूप में हमको नहीं दिखाई देगा कि हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, हमको नहीं पता चलेगा, रिक्वायरमेंट है बट हमको पता नहीं चलेगा कि हमको इस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो तो इसीलिए इसको इसीलिए भी हिडन इसको हंगर कहते हैं। हाँ, तो अगर हंगर नॉर्मली होता है तो हम कुछ खा लेते हैं, पर इस हिडन हंगर का इलाज तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। बिल्कुल मैम। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो क्या ये मदर को अफेक्ट करता है या बेबी को भी अफेक्ट करता है? मैम अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो ये मदर एंड बेबी दोनों को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो बच्चा है उसने मदर से ही न्यूट्रिशन लेना है। अगर मदर में ही न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, बच्चे में बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, बच्चा लो बर्थ वेट हो सकता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर मदर और बेबी दोनों को देखने को मिल सकते हैं। तो मदर एंड बेबी दोनों के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं कि ये कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए और जिससे कि बेबी के ऊपर या मदर के ऊपर इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। तो हम एक एक करके सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए का अंजलि क्या रोल है, स्पेशली जब हम प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न की बात करते हैं, मदर की? अगर हम प्रेगनेंसी में बात करें तो विटामिन ए अगर किसी फीमेल की डाइट में डेफिशिएंट है, प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट में डेफिशिएंट है, तो जो बच्चा है वो लो बर्थ वेट का हो सकता है, बच्चे का समय से पहले जन्म हो सकता है, मतलब 9 मंथ से पहले ही हो सकता है। उसके अलावा प्लेसेंटल अब्रप्शन, प्लेसेंटा जो है उसी से ही बच्चे को न्यूट्रिशन जाता है, उसी से बच्चे को ऑक्सीजन जाता है जो यूट्रस से अटैच रहता है। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस से डी अटैच हो जाएगा और बच्चे को ऑक्सीजन नहीं जाएगा, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द विजन, तो ये मदर एंड बच्चे की ऑक्यूलर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हमें पता नहीं चलता है कि इसकी डेफिशिएंसी है और बेबी की ग्रोथ नहीं हुई या प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई या बर्थ वेट कम था, और कई बार अननोन कॉजेज हैं जो कि मालूम नहीं चलते। बट समटाइम्स ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, विटामिन ए के बाद जो नेक्स्ट है विटामिन बी 1 जो बोलते हैं, जिसको हम थायमीन। तो थायमीन की क्या इम्पोर्टेंस है? विटामिन बी 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन। अगर हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट तो ले रहे हैं बट विटामिन बी 1 नहीं ले रहे तो कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज नहीं होगा और हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। उसके अलावा ये प्लेसेंटल फंक्शन में और फीटस की ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए हो गया, बी 1 हो गया, और बी ग्रुप में तो बहुत सारी विटामिन हैं जो यस हम मैम। एक एक करके आप बताएंगे। विटामिन बी 2 जो है उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हाँ इसके बारे जी। में बताइए प्लीज, इसकी डेफिशिएंसी से क्या विटामिन होगा? हाँ जी, विटामिन बी 2 जो है वो बच्चे की बोन्स में, बच्चे के नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये प्री एक्लेम्पसिया को भी ट्रिगर करता है। प्री एक्लेम्पसिया जनरली फीमेल्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर से सफर करती हैं। सो अगर उनकी डाइट में राइट क्वांटिटी ऑफ विटामिन बी 2 है तो ये चांसेस कम रहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होगा। एंड बेबी बर्थ डिफेक्ट से भी विटामिन बी 2 बचाता है। उसके अलावा आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी विटामिन बी 2 हेल्प करता है। एंड एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मसल क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा देखी जाती है, अगर राइट क्वांटिटी ऑफ विटामिन बी 2 लेते हैं तो मसल क्रैम्पिंग्स भी कम होती हैं। तो विटामिन बी 2 नट्स और पल्सेस में पाया जाता है। तो अगर यस इसकी मात्रा डाइट में एडिक्वेट हो तो हमें इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर विटामिन बी 3 की इम्पोर्टेंस क्या है? विटामिन बी 3 नाइसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट एंड उसको बर्थ डिफेक्ट से भी बचाता है। एंड एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इन मॉर्निंग जनरली जो फीमेल्स हैं स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में तो बहुत ज्यादा, कुछ फीमेल्स
होल प्रेगनेंसी में, कुछ फीमेल स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा फील करती है, होना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना। हाँ। अगर आप राइट क्वांटिटी ऑफ विटामिन B3 अपनी डाइट में लेते हैं, नाइस से इंक्लूड करते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग सिकनेस के चांसेस कम रहते हैं। तो विटामिन B3 का इंटेक अपने होल ग्रेन्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स में होता है। तो अगर हम यदि हर चीज की क्वांटिटी की एडिक्वेट मात्रा लें तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। फिर हम आते हैं विटामिन B6 पे। तो विटामिन B6 का रोल बताइए। विटामिन B6 जो है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड इम्यून फंक्शन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा ये भी नौशिया रिड्यूस करने में एंड वॉमिटिंग सेंसेशन जो रहती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और विटामिन B6 हमें मिलता है फ्रॉम फोर्टिफाइड सीरियल्स, बीन्स, लेग्यूम्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स और नॉन सिट्रस फ्रूट्स। तो आप देखते जाइए कि अगर हमारी डाइट इन सब चीज़ों से पूरी है तो कभी भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात है विटामिन B9 या फिर फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड हाँ हाँ यस मैम, अंजलि, बोलिए। हाँ बताइए। फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इसको प्रेगनेंसी जब कोई मदर कंसीव करने वाली है तब भी स्टार्ट कर दिया जाता है, बिकॉज ये जो मदर है उसके बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। हाँ, और जो फॉलिक एसिड है ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, तो हमें अलग से इन चीज़ों का इंटेक करना पड़ता है, जैसे कि बीन्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं, एग्स हैं, लिवर है, कुछ आजकल फूड फोर्टिफिकेशन भी हो गया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और 400 माइक्रोग्राम इसकी डेली रिक्वायरमेंट है, जो कि USFDA जो वो भी रिकमेंड करता है, इवन WHO भी रिकमेंड करता है कि व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड लेने से बेबी के बर्थ डिफेक्ट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं और स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज की रिस्क भी कम हो जाती है। तो अंजलि B12 की इम्पोर्टेंस क्या है? विटामिन B12 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द, वो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट एंड स्पाइनल कोड डेवलपमेंट के लिए विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। हाँ, तो विटामिन B12 हमें मिल सकता है फ्रॉम फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स, फिश, पोल्ट्री, एग्स या मिल्क। तो जो मिल्क रेगुलर लेते हैं, एग लेते हैं, उनके लिए ये अच्छा सोर्स है। सोया मिल्क में भी विटामिन B12 आता है, पर कई बार हम प्रेगनेंसी में इसको सप्लीमेंट भी करते हैं। यस मैम। विटामिन सी की क्या इम्पोर्टेंस है? विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। ये मदर को भी इम्यूनिटी देता है, एज वेल एज विटामिन सी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आयरन के एब्जॉर्प्शन में। अगर आप राइट क्वांटिटी ऑफ आयरन ले रहे हैं बट अपनी डाइट में विटामिन सी नहीं लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हो हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो आप राइट क्वांटिटी ऑफ आयरन के साथ साथ राइट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी जरूर लें। तो विटामिन सी लेने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें विटामिन सी की टैबलेट लेनी पड़े। अगर हमारी डाइट में एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सिट्रस फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन पेपर है, पालक है, कैबेज है, टोमेटो, बेरीज, तो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो अब हम आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है, विटामिन डी, जो कि ना ही प्रेगनेंसी में बट उसके अलावा भी सबकी लाइफ में विटामिन डी का रोल बढ़ता जा रहा है, और प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न में तो है ही, जो आज अंजलि हमें बताएंगे। बिल्कुल, विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम एंड फास्फोरस जो एब्जॉर्प्शन है वो भी रिड्यूस हो जाता है। अगर कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा तो बच्चे की फीटस की जो बोन्स हैं वो कैसे डेवलप होंगी। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि विटामिन डी का इंटेक करेक्ट हो डाइट में। उसके अलावा जो विटामिन डी है वो इन फ्यूचर जो इन्फेंट है उसमें रिकेटस एंड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस से भी प्रिवेंट करता है। हाँ, अगर तो एट द टाइम, यस मैम, हाँ हाँ बताइए। अगर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी विटामिन डी
डेफिशिएंट है मदर, तो इन फ्यूचर बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो हाँ, विटामिन डी की इम्पोर्टेंस प्रेगनेंसी में हम बहुत देखते हैं और हम सप्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि विटामिन डी देने से ऐसा देखा गया है, बहुत रिसर्च हुई है कि रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज कम हो जाती है, लो बर्थ वेट, और जो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज हैं वो भी कम होते हैं, उनकी ग्रोथ में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद जब न्यू बॉर्न होता है तो उसमें भी रिस्क ऑफ डेवलपिंग रिकेट्स या एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया या डायबिटीज इन नियर फ्यूचर। तो लेकिन विटामिन डी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सनलाइट इज वन सोर्स, बट उसके अलावा वी नीड टू सी कि हमारे खाने में क्या है, मशरूम है कि नहीं। अगर हम नॉन वेज नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है, तो कभी कभी हमें सप्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है और लेने से फ़ायदा होता भी है। तो हम विटामिन ई पे आते हैं। अंजलि, विटामिन ई का रोल बताइए प्लीज। विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन एंड आईज, और ये जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, क्योंकि विटामिन ई एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा मिसकैरेज के चांसेस को रिड्यूस करता है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है कोई फीमेल, तो मिसकैरेज के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। और विटामिन ई को अपनी डाइट में लेने के लिए ज़रूरी नहीं है हमें सप्लीमेंट लेना पड़े, बट अगर हम नट्स एंड सीड्स लेते हैं तो भी हमारी डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉमनली टॉक्ड अबाउट है वो है कैल्शियम, जो कि प्रेगनेंसी में हम सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में भी देते हैं। हाँ, तो अंजलि बताइए कि कैल्शियम का रोल बताइए। कैल्शियम जो है वो बच्चे के स्केलेटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड जनरली इट्स अ मिथ। जनरली माना जाता है कि अगर कोई फीमेल कैल्शियम इंटेक नहीं ले रही है तो बच्चा अपनी ग्रोथ के लिए कैल्शियम उसकी बॉडी से ले लेगा, बट ऐसा नहीं होगा। मदर को राइट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा भी अपनी रिक्वायरमेंट्स मदर की डाइट से ही पूरा करेगा, फुलफिल करेगा। दिस इज तो वेरी हम इंपॉर्टेंट हाँ, कि यस मैम, मदर अपनी डाइट में कैल्शियम राइट क्वांटिटी में जरूर लें। हाँ, और सप्लीमेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो वेस्टर्न कंट्रीज में कभी कभी सप्लीमेंटेशन नहीं दिया जाता कैल्शियम या आयरन या विटामिन का, बट क्योंकि हमने देखा है कि इंडियन विमेन में अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया का इंसिडेंस बहुत हाई है। तो अगर ये रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में फुलफिल ना हो तो डेफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आयोडीन का इंटेक सफिशिएंट कैसे हो, उसके लिए आयोडीन की कितनी इम्पोर्टेंट रोल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर द बेबी। हाँ अंजलि, बताइए कि आयोडीन क्यों लेना जरूरी है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है किसी फीमेल की डाइट में, तो अबॉर्शन के चांसेस एंड स्टिल बर्थ के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा कॉन्गेनिटल एबनॉर्मेलिटीज भी देखी जाती हैं, क्रिटिनिज्म भी देखा जाता है। देयर आर सो मेनी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आयोडीन। और तो इसके आयोडीन हाँ हाँ आयोडीन को लेना हमारी डाइट में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम आयोडिनाइज सॉल्ट भी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमारा डेली रिक्वायरमेंट बहुत स्मॉल अमाउंट से भी आयोडीन का फुलफिल हो जाता है। हो जाता है। हाँ, तो आयोडाइज सॉल्ट, कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आयोडीन की बहुत डेफिशिएंसी है, जहाँ पे भी बेबी की ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है और मेंटली रिटार्डेड बेबीज भी हमने देखे हैं। पर अगर हमने इसीलिए गवर्नमेंट ने सॉल्ट को फोर्टिफाई कर दिया विद आयोडीन, ताकि इसका इफेक्ट प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न पर ना हो। तो आयरन, आयरन तो बहुत टॉक्ड अबाउट मिनरल है या विटामिन, जो भी हम बोलें, ये वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है फॉर प्रेगनेंसी, क्योंकि एनीमिया जो है ऑलमोस्ट 51% ऑफ प्रेग्नेंट विमेन आर यूजुअली एनेमिक। मतलब जो माइल्ड एनीमिया है वो तो हम मानेंगे ऑलमोस्ट 80% में, बट मॉडरेट एनीमिया इज सीन इन ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ इंडियन विमेन हु आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। इसलिए हम पहले से बोलते हैं कि एनीवन हु इज प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी मस्ट गो फॉर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, मस्ट गेट हीमोग्लोबिन असेसमेंट डन,
ताकि एनीमिया का ट्रीटमेंट हम प्रायर टू कंसेप्शन कर पाएं और ये प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना बढ़े, क्योंकि इसके बहुत से कारण हैं जो कि इवेलुएट पहले कर पाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और ये सभी को मालूम है कि आयरन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होती है। अगर हम ग्रीन वेजिटेबल अपनी डाइट में लेते हैं, अनार लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गुड़ हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती। तो अंजलि, आपने भी अपने प्रैक्टिस में देखा होगा कि आयरन डेफिशिएंसी के लिए बहुत सारे लोग आपको कंसल्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की Exactly. खून की कमी है। तो डाइट का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सप्लीमेंट का है। सप्लीमेंट विल एक्ट ओनली टू अ सर्टेन लेवल। कभी कभी आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कभी आयरन टॉलरेट नहीं होता अगर एनीमिया है तो हमें डाइटिशियन से कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग द आयरन लेवल्स। तो अंजलि, हम नेक्स्ट उस पे आते हैं कि जिंक की इम्पोर्टेंस क्या है। जिंक जो है वो जिन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर राइट क्वांटिटी ऑफ जिंक नहीं है तो जो बच्चे का जिन एक्सप्रेशन है, मतलब बच्चे का उसको रेगुलेट, मतलब वो नहीं हो एग्जैक्टली करेक्ट पाएगा। नहीं आएगा, उसमें हाँ एबनॉर्मलिटीज आएंगी। हाँ हाँ। और जिंक की इम्पोर्टेंस आजकल इम्यूनिटी के लिए भी बढ़ इम्यूनिटी गई के है। लिए भी है काफी ज्यादा। जब से वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है, तो जिंक सप्लीमेंट हम देते हैं, या विटामिन सप्लीमेंट जिसमें कि जिंक हो, वो भी दिया जाता है। और कई बार सभी ने सुना होगा कि प्रीनेटल नाम से विटामिन आती है, जिसमें इन सब इंग्रेडिएंट्स की जितनी रिक्वायरमेंट है, जो कि आईसीएमआर के हिसाब से हर प्रेग्नेंट वुमन को चाहिए, वो विटामिन भी अब कुछ मिलने लगी है, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट अलग है और अमेरिकन जो यूएसएफडी है उसका रिक्वायरमेंट अलग है। तो अब हम लास्ट केमिकल पे आते हैं जो कि है सेलेनियम। तो सेलेनियम की क्या इम्पोर्टेंस है अंजलि? सेलेनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो, एज वेल एज ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे के हार्ट हार्ट एनलार्जमेंट से, हार्ट फेलियर से, अरिथमियास, वैसे जनरली एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल्स भी अरिथमियास एक्सपीरियंस करती हैं, हार्ट बीट का तेज होना, तो सेलेनियम उससे भी प्रिवेंट करता है। तो अगर राइट क्वांटिटी ऑफ सेलेनियम नहीं होगा तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं एंड इम्यूनिटी भी इन्फ्लुएंस होता है। तो हमने देखा कि इतने सारे केमिकल हैं जिनकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी डाइट में, और अगर हम ध्यान ना रखें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बेबी पर कितने इफेक्ट भी आ जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट है 175 ग्राम्स, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 71 ग्राम, और फैट की रिक्वायरमेंट है 42 ग्राम। बट यस, डेफिनेटली इट इज बेस्ड ऑन कि आपका अपना वजन कितना है। और ये सबको मालूम है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट इज अटमोस्ट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, क्योंकि ये तो हमारी बेसिक नीड है। एंड विदाउट गेटिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल फॉर योर बेबी टू ग्रो। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है। When it comes to eating healthy, people are often confused about what should they be eating during pregnancy, how their plate should look like, which vegetable and fruit should they be eating, और इसको लेके बहुत सारे confusion arise हो जाते हैं। But simplest way to make sure that you are eating well is to look for a rainbow in your plate. तो रेनबो प्लेट का मतलब है कि आपकी प्लेट में रेनबो के कलर की डाइट होनी चाहिए, विच इंक्लूड्स ग्रीन्स हो, रेड्स हो, पर्पल हो, येलो हो, ऑरेंज हो, एंड कंज्यूमिंग लॉट ऑफ rainbow diet of vegetables and fruits will also ensure that you get enough of these nutrients which is required for overall health of your body and provide you the much needed diversity. So by eating all colors of nutritional rainbow, you will harness the power of not only a good baby and a healthy baby, but at the same time अगर हम general health की बात करें तो it also helps because they have phytonutrients. They also help in cancer fighting and immunity boosting at the same time. तो अंजलि, ये बताइए कि हम ये कैसे पता करें कि किसी भी मदर को माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है।
और वो अपनी डाइट में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? अगर किसी फीमेल को बहुत ज्यादा थकान रहती है, उसको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, पेल या येलोइश स्किन हो रही है, तो दैट टाइम शी कैन जज कि उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है। मोस्टली फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा कॉमन होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फीमेल्स इजीली जज कर सकती हैं कि उनको आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, और वो रेगुलर चेकअप्स करा सकती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं रिगार्डिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो उसको अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डाइट में डाइवर्सिटी लाना। डाइवर्सिटी इन अ सेंस, आप अपनी डाइट में डिफरेंट फूड ग्रुप्स इंक्लूड करें। डेली सेम फूड ग्रुप नहीं खाएं। अगर आप ब्रेकफास्ट भी खा रहे हैं तो वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट इंक्लूड करें। रोज अलग अलग ब्रेकफास्ट खाएं, क्योंकि एवरी फूड कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। हर भोजन में, हर फूड आइटम में उसका डिफरेंट न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। अगर रोज हम सेम फूड खाएंगे तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे अपनी डाइट से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट में डाइवर्सिटी लाना। उसके अलावा वी कैन इंक्लूड फोर्टिफाइड फूड ऑल्सो। फोर्टिफाइड फूड आइटम्स वो हैं जिनकी अवेलेबिलिटी नेचुरली उस फूड आइटम में नहीं होती है, और उनको इंडस्ट्रियल उस पर ऐड कर दिया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर उनको फूड आइटम में ऐड कर दिया जाता है। जैसे अगर हम मिल्क की, आजकल सबसे कॉमन है मिल्क फोर्टिफिकेशन, जिसमें मिल्क में कैल्शियम में के साथ साथ विटामिन डी ऐड कर दिया जाता है। मिल्क में कैल्शियम तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, बट अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और विटामिन डी डेफिशिएंट बहुत ज्यादा है इस टाइम पर सब लोग। तो विटामिन डी फोर्टिफाइड करके हमको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज किया जा सकता है। एंड ऐसे ही फ्रूट जूसेस में भी कैल्शियम ऐड कर दिया गया है एज अ फूड फोर्टिफिकेशन। एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी विटामिन डी फोर्टिफाइड हैं आजकल बहुत सारे। उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फीमेल्स स्मोक नहीं करें, अल्कोहल नहीं लें, फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान दें। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। राइट क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मोस्टली फीमेल्स पानी नहीं लेती, ज्यादा लिक्विड नहीं लेती एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अगर वाटर इनटेक भी अच्छा नहीं होगा तो भी बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस होंगी, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगी। एंड जो यूट्रस में वाटर रहता है, जिसमें बेबी रहता है, वो भी वाटर इनटेक से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आपकी तो हमने डिलीवरी। हाँ, तो हाँ हमने जी, बात की कि हमारी डाइट में डाइवर्सिफाइड डाइट या बैलेंस डाइट बिल्कुल। या न्यूट्रिशियस डाइट, कलरफुल। वो डाइट, हाँ, ये होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 है कि अगर हम फोर्टिफाइड फूड लें जिसमें कि आयोडाइज सॉल्ट है, या कभी कभी दूसरे मिल्क सप्लीमेंट्स या मार्जरीन या बटर, उनमें भी फोर्टिफिकेशन होता है, जिसे विटामिन डी का आपने बताया, आयोडीन का बताया। थर्ड थिंग इज कि सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी में इंडियन वेमेन में खासकर ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो है वो कि लाइफस्टाइल है और अपनी पर्सनल हाइजीन है। हाइजीन। तो अगर ये सब स्ट्रैटेजीज हम अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लें तो हम बहुत से मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी को बचा पाएंगे। और हमें ये समझना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की उतनी ही इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बैलेंस डाइट होने से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बेबी को हो चाहे वो मदर को हो, वो अवॉइड की जा सकती हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जैसे हमने डिस्कस किया कि चाइल्डहुड मोर्टेलिटी, लो बर्थ वेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये सब रिड्यूस हो जाएंगे ओनली बाय सिंपल चेंजेस इन योर ओन लाइफ। तो अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। आप वन लाइन में कुछ मैसेज देना चाहेंगे सबको? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि वी कांट मेजर। हम जनरली, जैसे हमने आपको बताया कि डेली का रिक्वायरमेंट इतना है, आप इतना लें, हम उसको डेली मेजर नहीं कर सकते।
तो हमको क्या करना चाहिए, वी शुड टेक अ बैलेंस मील। हमको अपनी डाइट में एक बैलेंस मील लेना चाहिए। आपकी थाली में आपका जो एक मील है उसमें सारे फूड ग्रुप्स एक मील में जरूर इंक्लूड करें, इंकॉर्पोरेट करें, जिससे आपको इन फ्यूचर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं आए और आपको इन फ्यूचर सप्लीमेंट्स की नीड ना हो। सो हेल्दी ईटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ही नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी। सो ईट हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। और हमारे हमारे इसमें एक फॉर्म भी दिया गया है, एक कंसल्टेशन अंजलि की तरफ से, और हमारी फ्रॉम माय साइड आल्सो इज फ्री अप टू 30th of September. You can fill the form and avail your free consultation as well. And thank you for patient listening. थैंक यू मैम। Thank you.